अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट important chapter of this section, as I told you that in every section there are some important chapter and it's one of them. In section 2, people and organization, you have gone through motivation, you have gone through organizational structure, and we have two chapter remaining. One is recruitment selection and training of employees and other one is business communication. So chapter 8 is one of the most important chapter of this section. What we will go through in this, first of all we will go through that there are around four main departments in organization. When organization go for expansion, जब organization आपकी expand होती है, increase होती है, उसका size बढ़ता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे उसको काम करने होते हैं तो वो काम के हिसाब से स्पेशलाइजेशन कर लेती है, काम के हिसाब से डिवीजन बना लेती है, डिपार्टमेंट्स बना लेती है ताकि उन काम को ज्यादा फोकस किया जा सके। तो एक होती है फंक्शनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, चार बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तो उन चार इंपॉर्टेंट काम के हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। उनमें से एक काम होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मींस ह्यूमन से मुराद आपका लेबर। तो ह्यूमन रिसोर्स आपके एम्प्लॉय के ऊपर, आपके लेबर के ऊपर काम करता है, कि मतलब लेबर के हवाले से जो जो चीज़ें हैं, जो जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनको हायरिंग है, उनकी फायरिंग है, उनसे रिलेटेड लॉज हैं, उनसे रिलेटेड कोई एम्प्लॉयमेंट्स की बातें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो उनको गो थ्रू करता है। एक हो गया ह्यूमन रिसोर्स वन। सेकंड आपके पास होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमें उसको आगे सेल करना होता है। तो प्रोडक्ट को जब बन जाए, मैन्युफैक्चर हो जाए, वहां से लेके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, जो भी बीच में प्रोसेस है, प्रमोशन हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, ये सारे काम आपका कौन देखता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद एक है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, हम रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल से फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपके पास रॉ मटेरियल आया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर आपने प्रोडक्ट बनाई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत सारे काम होते हैं, लाइक क्वालिटी चेकिंग होती है, उसकी कॉस्ट को मैनेज करना होता है, उसकी प्रोडक्शन करनी होती है, वेस्टेज कम करना होता है। इन सबको देखता है ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं। और एक डिपार्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंस। ये जितने भी काम हो रहे हैं, इनमें जो पैसों की ट्रांजेक्शन है, कभी पैसे चाहिए होंगे, कभी पैसे देने होंगे, कभी कर्जा लेना होगा, कभी कहीं इन्वेस्ट करना होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पैसों के हवाले से, मनी के हवाले से जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको प्रोसेस करना, वक्तन फक्तन डिसीजन मेकिंग करना, ये करता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम करता है। तो इन चारों डिपार्टमेंट्स को हमें पढ़ना है। उनमें से एक डिपार्टमेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आज हम गो थ्रू करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स के कितने काम होते हैं, तो जब भी आप बुक रीडिंग करें, बुक रीडिंग में कुछ टेबल्स बने हुए होते हैं, कुछ माइंड में बने होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से गो थ्रू करने चाहिए। मैं तो बोलूंगा उन टेबल को याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इनके छह काम होते हैं। काम तो बहुत है, लेकिन छह इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक जो इनका काम होता है, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिंपल वर्डों में हायरिंग। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने जाते हैं तो दो स्टेजेस होते हैं, एक को कहते हैं रिक्रूटमेंट, एक को कहते हैं सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि हायरिंग से पहले एक इनिशियल प्रोसेस होता है। वो इनिशियल प्रोसेस ये होता है कि आपको उसके कागजात वगैरह चाहिए होंगे। आप जो है उसकी जो भी आपकी क्या नाम है जॉब है, उसकी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उस जॉब के लिए किस तरह का बंदा चाहिए, मतलब उसके लिए एक इनिशियल वर्क होगा। आप उस जॉब के लिए कौन से काम करने हैं उसको राइट डाउन करेंगे, किस तरह का बंदा चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होती है वो राइट डाउन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो ये उसके लिए ये कहलाता है रिक्रूटमेंट कहलाता है, यानी इनिशियल प्रोसेस रिलेटेड टू हायरिंग एन एम्प्लॉय, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन ये आगे पढ़ेंगे। सिलेक्शन क्या होती है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आ गई, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे आ गए, नाउ यू हैव टू नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ पर्सन, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ कैंडिडेट। किसी एक कैंडिडेट को चूज करना है। तो हमें किसको चूज करना है, किसको हायर, किसको रखना है जॉब पे, तो उसके लिए कुछ टेस्टिंग्स होती हैं। उसके लिए ये इंटरव्यू हो गया, मीटिंग कर ली, एकेडमिक टेस्ट ले लिया, जैसे सीएसएस का एग्जाम होता है। आप सीएसएस का एक होता है सीएसएस का इनिशियल प्रोसेस, आप फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे, ये सारा रिक्रूटमेंट में आ जाएगा। गवर्नमेंट देखिए कितनी जॉब है, कितने लोग चाहिए, कितने बंदे चाहिए, क्या चाहिए, और किसका क्या काम होगा, ये कहलाता है रिक्रूटमेंट। फिर आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और डिफरेंट एस्पेक्ट देखे जाते हैं। ये सारा किस में आएगा, सिलेक्शन में आएगा।
अच्छा, तो ये काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स करता है। रिक्रूटमेंट में जो चीजें आती हैं वो भी एचआर देखता है, और सिलेक्शन कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये भी एचआर देखता है। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी डिसाइड करना, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन वेजेस एंड सैलरी के बारे में ये अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब इंक्रीमेंट होती है हर साल, सैलरी में इजाफा होता है, कितना इजाफा होना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उस पर अपना रोल प्ले करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें काम करता है। कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या वेजेस होनी चाहिए, उसके हवाले से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो भी ये देखता है, एचआर देखता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, industrial relation ये है कि there must be effective communication between representative of the management and of the workforce. This may be to resolve grievances and dispute, but also to put forward ideas and suggestions for improvement. There is a gap between organization and employees. Organization बड़ी होती है तो organization के management and employees के दरमियान एक बड़ा gap होता है, एक remoteness होती है। इस remoteness से demotivation create होती है, demotivation से productivity कम हो जाती है। तो ये gap reduce हो जाए, ये gap shrink हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए एचआर डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करता है। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म के काम करता है, लाइक फॉर सपोज ट्रेड यूनियन हो गया, उसका एस्पेक्ट हो गया। एक होता है वर्क काउंसिल, मतलब वर्कर की एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जाती है ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। यार एक एक बंदे को मैं नहीं सुन सकता, लेकिन अगर ट्रेड यूनियन होगी तो ट्रेड यूनियन का बड़ा मेरे पास आ जाएगा, एक ही रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा सारे एम्प्लॉइज का, तो उससे एक बैठ के सुकून से बात हो सकती है। वो भी अपने पॉइंट रख सकता है, मैं भी अपने पॉइंट रख सकता हूँ। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हम जब वर्कर को हायर करते हैं तो उसमें तीन तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होती है इंडक्शन, एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। इंडक्शन ये होती है कि जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन कि आपने कंपनी को ज्वाइन किया है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन आपका हेड है, कौन आपके अंडर में काम करते हैं, आपका ऑफिस कौन सा है, मेन मेन पॉइंट्स जो आपको ये से अगर मैं सिटी स्कूल में टीचिंग एज ए टीचर ज्वाइन करता हूँ तो उसमें समटाइम ये होता है, बाकायदा 2 दिन की ट्रेनिंग भी होती है, समटाइम ट्रेनिंग 2-3 घंटे की होती है पूरा। उसमें आपको एक सीनियर बंदा आपको दे देते हैं, वो आपको सारा गाइड कर देता है, ये आपको बुला के सारी गाइडेंस दे देते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी मींस जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपकी जॉब डेंजरस है, मतलब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो सम टाइम रॉ मटेरियल में कोई बंदा काम करता है तो एलर्जी हो जाती है, किसी को अस्थमा हो जाता है, फैक्ट्री बंद होती है। अगर कोई इक्विपमेंट चला रहा है, लाइक क्रेन चला रहा है, शेवल चला रहा है, बुलडोजर टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि एक लिबास देना चाहिए। कोई आपका बिजनेस ऐसा है जैसे नेवी है, आर्मी है, तो नेवी के अंदर एक स्पेशल उनको जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ से मुराद ये कि एम्प्लॉइज के हवाले से देयर इज अ कंसर्न बाय गवर्नमेंट। पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में वो बोलते हैं बेरोजगारी वैसी ही ज्यादा है, बंदे कम हो जाए, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री में दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द एम्प्लॉइज। तो अगर कहीं कंडीशन अच्छी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो वो उसके लॉज बनाते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है, तो एचआर उसको देख रहा होता है। उसके बाद है रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। एम्प्लॉइज जो है वो बिजनेस छोड़ता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सम टाइम आपका जो एम्प्लॉयर है, आपको जो मालिक है, वो आपको कहता है कि आप बिजनेस छोड़ दें। कभी कभार ये होता है कि वो आपको डिसमिस कर देता है। डिसमिस मीन्स आपने कोई फॉल्ट किया, आपने कोई मिस्टेक की, आप छुट्टियां बहुत करते थे, आप बगैर बताए चले गए, बहुत बड़ा टास्क आपने नहीं किया, टाइम पर कंप्लीट नहीं किया, तो उसको कहते हैं डिसमिसल। जब कंपनी आपको निकाल दे आपके अपने फॉल्ट पे, आपके अपने मिस्टेक पे, आपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। एक होती है रिडंडेंसी, और इसको ओवरऑल हम कहते हैं रीट्रेंचमेंट, एक जनरल टर्म है। रिडंडेंसी की होती है कि कंपनी समटाइम मजबूर हो जाती है, मतलब कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी सोचा हम बंद कर देते हैं अपने बिजनेस को। जैसे पाकिस्तान में एयरलिफ्ट बंद हो गया, ठीक है ना। हमारे हैदराबाद में छोटे मोटे बिजनेस हैं, बाहर से आते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, बेरलिश आइसक्रीम था, बंद हो गया। तो वो जो एम्प्लॉइज है वो ज़ाहिर है क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसको कहते हैं बिजनेस मिस्टर को कहते हैं रिडंडेंसी कहते हैं। तो इनके हवाले से जो भी तरीकाकार है, प्रोसेस है, ये भी एचआर देखता है। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एचआर डायरेक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो आपको ये बताने होंगे और सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी ये क्या आता है। बाकी इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मैंने बताया था कि रिक्रूटमेंट बेसिकली कहते हैं कि इनिशियल प्रोसेस रिलेटेड टू द जॉब, and it involves some of the things such as job description, job specification, advertisement, internal and external recruitment, ये इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है कि, अब जरा मैं आपको ये, recruitment process give the business an opportunity to assess the role of employee
द नेचर ऑफ देयर जॉब एंड फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट। रिक्रूटमेंट का फायदा ये होता है कि हमें पता लगता है कि हमारा जो एम्प्लॉय होगा उसका काम क्या होगा, ठीक है ना, उसकी जॉब की नेचर क्या होगी, हमें कितने लोग चाहिए। तो इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। तो जो पहला स्टेज होता है, मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, पहला जो स्टेज होता है वो ये होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ये होता है कि फॉर सपोज आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाएंगे। आप पहले ये सोचेंगे मुझे कितने एम्प्लॉयज चाहिए, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कितने एम्प्लॉयज चाहिए और किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए। मतलब एक मैं स्कूल खोलने जा रहा हूँ, कितने टीचर चाहिए, कितने मुझे डोमेस्टिक स्टाफ चाहिए, कितने गार्ड चाहिए, कितने अकाउंटेंट चाहिए, प्रिंसिपल कितने होंगे। ये सारी बातें किसमें इन्वॉल्व होती हैं, जॉब एनालिसिस में। तो अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है जॉब और फिर आप किसी को हायर करते हैं तो फिर इतना नहीं होता। लेकिन एक नया बिजनेस है और उसके अलावा आप अपने कोई नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं तो फिर इसमें टाइम लगता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट में ये बहुत होता है जॉब एनालिसिस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वक्तन फवक्तन अनाउंस करती है, 3 साल बाद, 4 साल बाद। सीएसएस में हर साल होती है। तो गवर्नमेंट को ऐसे डायरेक्ट पोस्ट नहीं, पोस्ट वो ऐड नहीं देना होता। गवर्नमेंट को पहले देखना होता है कि हमें कितने लोग चाहिए, क्या है, कितना टाइम है हमारे पास, कितने लोग चले जाएंगे ताकि उसकी जगह और लोग आ जाएं। तो वो अच्छे तरीके से जॉब एनालिसिस करते हैं, फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब एनालिसिस का सिंपल लफ्जों में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज एंड ड्यूरेशन, ये डिसाइड होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन शॉर्ट लफ्जों में बता रहा हूं, आपने भी शॉर्ट भी पढ़ना है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये कि विच आइडेंटिफाई द जॉब, विच टेल यू अबाउट द जॉब, कि जो नौकरी बंदा करेगा वो नौकरी किस टाइप की होगी, उसका काम क्या होगा। लाइक आई वॉन्ट टू हायर अ टीचर, टीचर का काम क्या होगा, टीचर ने क्या करना है, ये डिसाइड होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में। मैं इसकी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन है एक हाउस कीपर की। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, 1 मिनट सब्र करेंगे, मैं मिनिमाइज करूँ। कोई चीज समझ नहीं होती है ना, तो बाज़ दफा एग्जांपल्स है बहुत अच्छी समझ में आती है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, हर कंपनी की अलग अलग होती है। नॉर्मली जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं, फिर जिस डिपार्टमेंट में आप होंगे वो लिखते हैं। उसके बाद आपके ऊपर कौन होगा, उसको कहते हैं होटल मैनेजर। यहाँ होटल मैनेजर है बुक कीपर के ऊपर, हाउस कीपर सॉरी। रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जाहिर है आप अगर होटल मैनेजर है तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम हवाले आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपके अंडर में क्लीनर होगा, रूम अटेंडेंट होगा, और भी लोग आ सकते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ आ सकता है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपका मेन काम क्या है, ये मेन काम है, इस पे आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये रोज करना है, आपका रोजमर्रा का काम है, डेली बेसिस का काम है। ये लिखा हुआ है। एलोकेशन ऑफ ड्यूटी सच एज क्लीनिंग, क्लीनिंग की ड्यूटी लगाना, किसको कौन सा स्टाफ कब करेगा। एडवाइजिंग स्टाफ व्हेन क्यूरी राइज, कोई स्टाफ को मसला हो गया कि ये काम कैसे करना है, आपने एडवाइस करना है। सेंडिंग सॉइल लाइनिंग टू द लॉन्ड्री, कोई कपड़े वगैरह जो आपके पास क्या नाम है, पर्दे वगैरह होते हैं, बेड शीट्स होती हैं, आपके पास पिल्लो के जो कवर होते हैं वो खराब होते रहते हैं, वो रोजाना चेंज करने होते हैं, लॉन्ड्री को भेजने होते हैं, ये काम है। ठीक है। ओकेजनल ड्यूटी से मुराद है कि कभी कभार होगी, ये रोज नहीं होगी, कभी कभार होगी। जैसे मैं एक टीचर हायर करता हूँ, तो टीचर की ड्यूटी क्या होगी, डिलीवरिंग द लेक्चर, टेकिंग द असेसमेंट, ठीक है ना, टेकिंग द अटेंडेंस, ये रोजमर्रा का काम होगा। ओकेजनल ड्यूटी क्या होंगी, एग्जाम ड्यूटी, मतलब एग्जाम सुपरवाइजर, ये कभी कभार होगी। फेयरवेल सुपरवाइजर, ये कभी कभार होगी। ये कहलाती है ओकेजनल ड्यूटीज। तो ये पेपर में इसका सवाल कैसे आ सकता है, इसका सिंपल आपने डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना। पेपर में ये होगा, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है, उसको एनालाइज करना वो ये होगा। तो इस पे बाद में आएंगे। इसका फायदा क्या होता है, ये एक सवाल आ सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि पहली बात जॉब डिस्क्रिप्शन का, कि आपको जो आगे प्रोसेस करने हैं, लाइक मुझे हायरिंग करनी है, तो मैं इसके हिसाब से अपने आगे के प्रोसेस डिजाइन कर सकता हूँ। एक तो फायदा ये होता है कि हेल्प करता है प्लानिंग में, रिक्रूटमेंट प्लानिंग में। दूसरा फायदा ये होता है कि असेसमेंट में हेल्प करता है। आपने किसी बंदे को हायर किया, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा, तो इट हेल्प यू इन असेसिंग द जॉब, असेसिंग द एम्प्लॉय। फ्यूचर में उसकी इंक्रीमेंट करनी है, सैलरी बढ़ानी है, जॉब पे रखना है नहीं रखना, उसके हवाले से बड़ी हेल्प करता है। दूसरा, जो एम्प्लॉय आ रहा है उसको गाइडेंस देता है। जो आपके पास एम्प्लॉय हायर होगा उसको कैसे काम करना है, क्या ड्यूटीज हैं, तो उसके सामने एक वो आ जाएगा, प्रोफार्मा आ जाएगा, तो उसके सामने एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये चीजें मुझे करनी है। ये इसका फायदा है। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। इसका एक और नाम भी है जॉब स्पेसिफिकेशन का, पर्सन स्पेसिफिकेशन। क्या? पर्सन स्पेसिफिकेशन। तो मैं इसकी भी आपके सामने एग्जांपल रख देता हूं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं विच टेल यू अबाउट द जॉब, विच टेल यू अबाउट द जॉब। और पर्सन स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? विच टेल यू अबाउट एन एम्प्लॉय, विच टेल यू अबाउट एन पर्सन, कि वो जो पर्सन मुझे चाहिए, वो जो बंदा मुझे चाहिए, वो बंदा कैसा होना चाहिए। आपकी जॉब क्या होगी ये जॉब डिस्क्रिप्शन बताएगा।
जो जॉब के लिए बंदा आ रहा है वो बंदा कैसा होना चाहिए ये मुझे कौन बताएगा? जॉब स्पेसिफिकेशन या पर्सन स्पेसिफिक बताएगा। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं ताकि देखें बंदा हमें फ्यूचर में हायर करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट तो रखनी होगी ना, वरना तो हर बंदा जॉब के लिए आ जाएगा। हम हर एक को तो नहीं रख सकते, हम वही रखेंगे जो उस जॉब के लिए सूटेबल होगा। तो सुटेबिलिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें डिसाइड करनी होंगी। फिर फ्यूचर में हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, ऐड देना होता है, असेसमेंट करनी होती है। तो असेसमेंट भी उसके हिसाब से होगी कि जो हमने क्वालिटीज बोली हैं, जो भी चीजें बोली हैं, उसके हिसाब से असेसमेंट करेंगे। तो ये आपके सामने एक वो है, पर्सन स्पेसिफिकेशन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है। इसमें आपको आपका काम क्या होगा ये बताया जा रहा है। ये एड में बनाने में हेल्प करता है, इसकी डिटेल ऑफ जॉब भी आएगा। लेकिन मेन चीज क्या है, आपके अंदर क्या होना चाहिए वो। तो क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने एकेडमिकली क्या क्या किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है। हर जॉब की अलग होती है। अभी रिसेंटली पीपीएचआई, पीपल्स पार्टी हॉस्पिटल कोई सिस्टम है, उसके लिए जॉब आई है। तो उन लोगों को अगर एक टेक्नीशियन चाहिए तो उसके लिए डिप्लोमा रखा हुआ है कि आपने इंटर के साथ डिप्लोमा करना चाहिए। डॉक्टर चाहिए तो उसके लिए एमबीबीएस रखा हुआ है, वो रेलेवेंट फील्ड के हिसाब से होता है। ठीक है। तो इनको क्या नाम है, हाउसकीपर चाहिए, मैंने उसके लिए मैनेजर चाहिए, तो उन्होंने रखा हुआ है कि उसने आईजीसी एग्जाम किया हो और मैथ एंड इंग्लिश लाजमी किया हो। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाती है, फर्स्ट ईयर इंटर मैट्रिक आ जाता है। एक्सपीरियंस में आप कहीं और जॉब कर चुके हैं, अगर जॉब कर चुके हैं तो कितने अर्से आपने जॉब की है, ये हम लिखते हैं। ये बड़ा काउंट करता है एक्सपीरियंस। आपको जो मेन चीज में सीखनी है वो ये सीखनी है कि पेपर में डेफिनेशन आएगी। दूसरा, पेपर टू में इसका सवाल आता है। पेपर टू में क्या होता है, वो आपको दो तीन बंदों की पर्सन स्पेसिफिक दे देगा। मतलब ये दो तीन बंदे हैं। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेस, आपको एक बिजनेस टीचर चाहिए। आपके घर वाले ने एक ऐड दिया, मैं बिजनेस टीचर चाहिए। तो आपके पास तीन चार बंदों की सीवी आ गई और उनके उनकी पूरा लिखा हुआ है, उनकी स्किल्स लिखी हुई है कि इस बंदे के माशाल्लाह इतने स्टार आते हैं, इस बंदे के इससे कम आते हैं, इस बंदे के इतने कम आते हैं। ये बंदा अटेंशन बहुत देता है, वीक पॉइंट्स को बहुत देख रहा होता है। ये बंदा जो होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, हाई लेवल का पढ़ा रहा होता है, डिटेल पढ़ा होता है, कम लेवल का पढ़ा रहा होता है। ठीक है। ये बंदा मैरिड है, ये बंदा सिंगल है, ये बंदा सिंगल है। ये इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, 10 साल है, इसका कम है, इसका कम है। तो आपको ये करना होगा, आपको हर चीज की वर्थ पता हो। लाइक क्वालिफिकेशन क्या बताता है, आपकी नॉलेज को शो करता है कि आपको एक चीज की कितनी नॉलेज है। मैथ्स, आपने आईजीसी की मैथ्स पढ़ी, एक बंदे ने ए लेवल्स की मैथ पढ़ी, एक बंदे ने बैचलर किया है मैथ्स में। जाहिर है जिसने बैचलर किया उसके पास नॉलेज ज्यादा है। तो अगर आपकी जॉब ऐसी है कि हाई लेवल की जॉब है, नॉलेज ज्यादा चाहिए बंदे के पास, एकेडमिक स्किल ज्यादा चाहिए, तो उसका इन्फ्लुएंस भी होगा, तो आपको बड़े लेवल का बंदा चाहिए। एक्सपीरियंस क्या शो करता है, देखिए समटाइम लोगों के पास नॉलेज होती है लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता। आपने बैचलर कर लिया, अब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो फिर आपको नॉर्म्स पता होते हैं, मिस्टेक्स पे आपका कंट्रोल होता है। एक नया बंदा होगा, वो मिस्टेक कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे मिस्टेक्स बहुत होती हैं, उसको गाइडेंस बहुत चाहिए होती है, उसको ट्रेनिंग बहुत चाहिए होती है। तो अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस होगा तो उसको ट्रेनिंग कम चाहिए होगी। कोई बंदा लेस एक्सपीरियंस, उसको ट्रेनिंग, गाइडेंस, मिस्टेक होगी, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना जरूरी है। स्किल से मुराद पढ़ाई के अलावा और क्या आता है आपको? कंप्यूटर स्किल्स आती हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मैं सोशल वर्कर हूँ, ये चीजें। फिजिकल फिटनेस, कुछ जॉब ऐसी होती है जहाँ फिजिकल फिटनेस बहुत रिक्वायर्ड होती है। बाकायदा आर्मी में अगर अप्लाई करेंगे आप तो वो तो बाकायदा ये कहते हैं आई साइड अच्छी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, आजकल ये बहुत देखा जाता है। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, आप किस, अगर यानी सारी दुनिया के चोर हो, सारी दुनिया के चोर, उन्होंने बैंक बनाया हो और उस बैंक का सीईओ किसी को हायर करना, तो वो भी किसी चोर को नहीं रखेंगे। वो उसको रखेंगे जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार हो। रखेंगे क्वालिफाइड ही बंदा, लेकिन ये चीजें भी देखी जाती हैं आजकल। तो मैं पर्सनली बोलूंगा, वैल्यूज पे काम किया करें। अगर आपने आगे बढ़ना है, आपको अपनी वैल्यूज पे काम करना होगा। उसमें एक है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लेकर आए, सच बोलें। एक है रेजिलियंस, रेजिलियंस ये होती है कि मुश्किल चीज आ जाए तो आप उसको फेस करना सीखें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारा ए इसलिए बी इसलिए आया कि पेपर में मसला हो गया था, पेपर छोड़ के आ गए थे। देखिए ये चीजें जब आप बोलेंगे ना वहां पे इंटरव्यू में कि मेरे ग्रेड इसलिए खराब हुए, घर में मामलात हो गए थे, मेरे ग्रेड इसलिए खराब हो गए कि मेरे साथ ये सीन हो गया था, तो इट मीन्स आपके अंदर रेजिलियंस नहीं है। ये मतलब आपके अंदर रेजिलियंस नहीं है, आप चीजों को फेस करना नहीं जानते, आप मुश्किल हालात को फेस नहीं कर सकते। तो आपने क्या पढ़ना है, पर्सनल स्पेसिफिकेशन में कि ये बताता है कि एक इंसान कैसा होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जो रेलेवेंट आइटम है उसकी वर्थ बताओ। लाइक अगर एक बंदे की सीवी आ गई, उसमें लिखा हुआ है कि वो ऑनेस्ट है, और उस ऑनेस्ट से आपके बिजनेस को क्या फायदा पहुंचेगा। वो फ्रेंडली है, आपके बिजनेस को क्या फायदा पहुंचेगा। ठीक है, ये सब आना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अब आता है अगला प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट का। लेकिन एड देने से पहले, एडवर्टाइजमेंट देने बनाने से पहले, एडवर्टाइजमेंट में यही होता है, हम जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखते हैं, उसके बाद हम पर्सन स्पेसिफिक लिखते हैं और हम बता देते हैं भाई इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ये डेट है, आपने हमें हमें कांटेक्ट कर लेना है। जब हम बंदे को जॉब पे रखते हैं तो हमारे पास फिर दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक को कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या है? इज व्हेन अ वैकेंसी इज फिल्ड बाय समवन हु इज एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। जो बंदा आपके पास ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसी को आप प्रमोट कर दें। लाइक कोई ए लेवल स्कूल है, उनका कोई अकाउंट्स का टीचर नहीं है, उनका कोई बिजनेस का टीचर नहीं है, तो उन्होंने अपने ओ लेवल टीचर, ओ लेवल बिजनेस पढ़ा रहा है उसी को प्रमोट करके, उसी को एडिशनली जॉब एंडोर्समेंट करके उसको ए लेवल बिजनेस दे दी। ये कहलाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। वेयर इज व्हाट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज व्हेन अ वैकेंसी इज फिल्ड बाय समवन हु इज नॉट एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड विल बी न्यू टू द बिजनेस। ऐसा बंदा जो आपका एम्प्लॉय अभी नहीं है, अभी नहीं है, बाहर से लेकर आ रहे हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हायर कर रहे हैं, या बिल्कुल नया बंदा कोई हायर कर रहे हैं, मतलब ही डोंट नो अबाउट योर बिजनेस, वो पहले आपके बिजनेस में काम नहीं कर चुका, वो एग्जिस्टिंग अभी अभी काम नहीं कर रहा वो, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं उसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट कर देना, ठीक है ना। आपको सीईओ चाहिए, आपको सीईओ चाहिए आपके बिजनेस में, जैसे मैं बता रहा हूं मैं आपको, स्टेट बैंक के लिए गवर्नर डिसाइड करना था, तो अभी गवर्नर जमील अहमद बने हैं, ये ऑलरेडी डिप्टी गवर्नर थे, ये ऑलरेडी स्टेट बैंक के एम्प्लॉय थे, उन्हीं को हायर किया था। इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में स्टेट बैंक के जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसके जो गवर्नर थे वो बाकिर रजा थे। बाकिर रजा को आईएमएफ ने भेजा था, बाहर से आए थे। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आपने क्या पढ़ना है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये अभी जो हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये पढ़ना है कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। बहुत आसान है, आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आगे प्रमोट कर रहे हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, आपका अपना बंदा है, आपको बहुत सारे काम नहीं करने होंगे, मतलब आपने खाली इंटरव्यू लेना होगा, टेस्ट मैस ये सारे नहीं करने होंगे, आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, आपको गाइडेंस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके उसको आपके बिजनेस के बारे में पता है। तो ये क्विकर है, एडजस्टेबल है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा, वो आपके बिजनेस को जानता है ऑलरेडी, तो आपको उसकी अथेंसिटी का पता होगा, उसकी रिलायबिलिटी का पता होगा, वो कितना काम में अच्छा है, वो चोरी करता है नहीं करता, वो छुट्टियां कितनी करता है, आपको उसकी सारी क्वालिटीज का पता होगा। देखिए जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ, जब मैं टेस्टिंग करूंगा तो मैं एकेडमिक टेस्टिंग तो कर सकता हूँ, मुझे कोई बिजनेस के लिए असिस्टेंट चाहिए, मैंने टेस्ट दे दिया, मुझे ये तो पता लग जाएगा कि आप में से किसको बिजनेस अच्छी आती है, लेकिन कौन कितना पाबंद है टाइम का, कौन कितना फ्रेंडली है, ये जब आप मेरे साथ काम करेंगे तब पता लगेगा। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो मुझे अंदाजा होगा, लेकिन अगर मैंने कभी नहीं पढ़ाया तो मुझे आपकी ये क्वालिटीज नहीं पता होंगी। ये इतना आसान नहीं होता जज करना। कहते हैं ना कि किसी बंदे को जानना हो तो या तो उसके साथ बिजनेस करो या उसका सफर करो, क्योंकि टाइम लगता है उसके साथ डीलिंग में, रोजाना डीलिंग होती है तो ज्यादा अच्छी तरीके से नो होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वालिटी वाला अच्छे कैरेक्टर्स वाला बंदा चाहिए तो आप अपने ही बिजनेस से हायर कर लें, क्योंकि आपको उसकी सारी क्वालिटीज का पता होगा। नया बंदा आएगा तो पोल बाद में खुलेंगे उसके। उसके बाद द पर्सन ऑल्सो नोज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज। उसको सारी चीज का आइडिया होगा तो आपको गाइडेंस नहीं देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके अलावा इट कैन बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉइज टू सी देयर फेलो वर्कर्स बीइंग प्रमोटेड। ये नुकसान भी है, फायदा भी है। समटाइम जेलिसी भी होती है एम्प्लॉय में, आप पांच में से किसी एक को लेके जाते हैं आगे, तो बाकी लोग, क्योंकि समटाइम फेवरेटिज्म भी होती है जॉब में, थोड़ी बहुत फेवरेटिज्म हो जाती है कि फॉर सपोज मैं सिंधी हूँ तो मैं अपने किसी सिंधी दोस्त को आगे लेकर आ जाऊंगा, और उर्दू स्पीकर उनको नहीं लेकर आऊंगा, तो समटाइम जेलिसी भी होती है, और उसका फिर नुकसान ये होता है कि बाकी एम्प्लॉइज इस्तीफा दे देते हैं कि भाई हमें नहीं प्रमोट किया इसने। और सम टाइम मोटिवेटिंग भी होता है। मोटिवेटिंग इस तरीके से होता है कि अगर आपकी बिजनेस की नेचर ऐसी है और आपकी प्रैक्टिस ये रही है कि कभी भी वैकेंसी अराइज होती है तो आप नीचे बंदों में से प्रमोट करके किसी को आगे लाते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? अगर आपकी प्रैक्टिस रही है और लोगों को पता है कि भाई कल कोई भी बंदा जॉब छोड़ के जाएगा तो ये बाहर से बंदा नहीं लाएंगे, हम में से ही किसी को प्रमोट करेंगे, तो सारे क्या करेंगे? अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि प्रमोशन भी एक मोटिवेटिंग टूल है। आप हर्सबर्ग की थ्योरी पढ़ें, सेल्फ एस्टीम नीड्स, आप सॉरी, हर्सबर्ग की थ्योरी में मोटिवेटर फैक्टर में लिखा हुआ है, और आप उसको पढ़ लें, मास्लो की थ्योरी पढ़ लें, वो भी कहता था कि ये सेल्फ एस्टीम नीड पूरी करती है, लेकिन इसके लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ये रही है बाहर से ही बंदा लाना है, बाहर से ही हायर करना है, तो फिर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होंगे। इसके इश्यूज क्या हैं? आपका अपना बंदा आ रहा है, कोई नया चेंज नहीं लेकर आएगा, कोई नई तब्दीली नहीं लेकर आएगा,
आप उसको देख चुके हैं, जैसे वो है वैसे ही लेकर आएगा। मतलब कोई खास वो चेंज नहीं लेकर आएगा। अगर आपको चेंजेस लानी है, आपका काम ऐसा है, आप चाहते हैं कि नई चेंजेस आ जाएं और नेशन बिल्कुल चेंज हो जाए, तो आपको फिर बाहर से आना होगा। हमारे इमरान खान साहब ने काफी टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आए पाकिस्तान में। तो उस चेंज के पीछे रीजन, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से आए, सानिया निश्तर थी, उसके अलावा काफी सारे लोग उन्होंने बाहर के हायर किए थे, उनको पाकिस्तान लेकर आए थे। हमारे अच्छे अच्छे माइंड के लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, काफी हद तक हमारे पास चीजें क्या हो गई, कंप्यूटराइज हो गई। काफी चीजें कंप्यूटराइज हो गई। अच्छा जी, देयर मे बी राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड जेलेसी, ये मैं बता चुका हूँ। द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कैंडिडेट्स माइट बी लो, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि चॉइस लिमिटेड होती है आपके पास। फॉर सपोज अगर मेरे पास ए लेवल बिजनेस की जगह खाली हो गई, तो अगर मैं किसी को ओ लेवल बिजनेस से लेकर आऊंगा, तो O1 O2 में एक टीचर है, O3 में एक टीचर है, मुझे उन दोनों में से किसी को लाना पड़ेगा। तो मेरे पास इतनी चॉइसेस नहीं होती। तो हो सकता है वो इतने ट्रेन नहीं हो सकता है उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं हो, ठीक है, हो सकता है उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो वो क्वालिटी नहीं होगी जो बाहर का बंदा लेकर आएगा। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, मैं बिल्कुल नया बंदा हायर कर रहा हूँ। जब मैं नया बंदा हायर करूंगा, तो जाहिर सी बात है उसके पास आइडियाज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वो क्वालिटी के हिसाब से क्या होगा, अच्छा होगा, प्लस चॉइसेस ज्यादा होंगी। जैसे यहाँ दो ही बंदे थे सिर्फ ओ लेवल में, आपको ए लेवल के लिए टीचर चाहिए, जितने भी स्कूल्स हैदराबाद में जहाँ ए लेवल हो रहा है, वहां जो बिजनेस पढ़ा रहे हैं, वो बंदे भी आप हायर कर सकते हैं, उनको भी अच्छी पे दे के बुला सकते हैं। इसको कहते हैं हेड हंट। हेड हंट कहते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को पैसे दे के या और मोटिवेटिंग फैक्टर दे के अपने पास बुलाना, ठीक है। और एक ये कि मार्केट में जो रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं, जिन्होंने बिजनेस में मास्टर किया है, बैचलर किया है, उन्हीं में से किसी बंदे को आप लेकर आए और उसे बोले कि भाई ए लेवल बिजनेस पढ़ो, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं। इसके फायदे क्या हैं? अच्छा, इसके फायदे यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसके फायदे ये हैं कि आइडियाज ज्यादा होंगे, क्रिएटिव ज्यादा हो सकता है वो, ठीक है। आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में राइवलरी नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि आप बाहर से बंदा लेकर आए हैं, तो वो जलन नहीं पैदा होगी। जेलेसी तब आती है जब आप अपनों में से किसी को आगे लेकर आएंगे, तो बाकी बोलेंगे मैं अच्छा था, मैं बेस्ट था, आपने मुझे नहीं उठाया, और क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। लेकिन इशू क्या है, रिलायबिलिटी का इशू आ जाएगा। वो जो बंदा आपने हायर किया है, ठीक है, क्वालिफाइड है, रिलायबल कितना है, कल फ्रॉड करके चला जाए, कल पैसों में सीन करके चला जाए, ये कितना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसको नहीं पता, वैसे सब कुछ उसको पता है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नहीं पता। तो ट्रेन तो करना है उसको, तो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। टाइम ज्यादा लगता है इसमें, ये इतना आसान नहीं है। पहले ऐड देंगे, ऐड देने के बाद लोग अप्लाई करेंगे, मतलब फॉर्म हम जमा करेंगे, फिर आप उसकी जो है स्क्रूनिटी करेंगे, मतलब यानी चेक करेंगे सबके फॉर्म पूरे हैं नहीं पूरे, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पूरे, फिर आप उनका टेस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर बाज दफा पे की डिसीजन होती है, फिर ट्रेन करेंगे, तब जाके वो जॉब पे लगेगा। तो इट रिक्वायर टाइम, ठीक है। अब कौन सा बेस्ट है, इस पे बात में आएंगे, ये डिपेंड करता है। पेपर में एक ई पार्ट भी आता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट बेटर है, एक्सटर्नल बेटर है, तो वो डिपेंड करता है। अगर जॉब बिल्कुल छोटी है, हल्की जॉब है, तो इंटरनल कर लें। जॉब हाई लेवल की है, बहुत क्रिएटिव बंदा चाहिए, हाई लेवल का बंदा चाहिए, एक्सटर्नल कर लें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, बहुत अरसे से प्रमोशन नहीं हुई, ठीक है, एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट कर लें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मार्केट में चेंजेस बहुत आ रही हैं, तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो उन चेंजेस को फेस कर सके। मार्केट में डायनेमिज्म बहुत है, कभी रेसेशन हो रहा है, कभी बूम हो रहा है, कभी इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो फिर बाहर का बंदा हायर करना पड़ेगा जो ज्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है। अच्छा जी, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे प्रोसेस होती है, उसके लिए पहले ऐड बनाना पड़ता है। ऐड कहाँ देगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है लोकल न्यूज़पेपर, एक है नेशनल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर जो सिंध में चलता हो, हैदराबाद में चलता हो, वो जैसे इबरत हो गया, काबश हो गया। नेशनल न्यूज़पेपर जो पूरे आपके पाकिस्तान में सर्कुलेट करता हो, जैसे जंग हो गया, एक्सप्रेस हो गया, डॉन हो गया। लोकल न्यूज़पेपर में ज्यादातर वो ऐड दिए जाते हैं जिसमें आपको लोकली बंदा चाहिए होता है। जैसे छोटी मोटी जॉब है, टीचर वगैरह की जॉब है, आप लोकल न्यूज़पेपर दे सकते हैं। आपको सीओ हायर करना है, कोई प्रिंसिपल हायर करना है, तो उसकी पे भी अच्छी होती है, उसको हम घर भी दे रहे होते हैं, तो फिर हमें ऐसा बंदा हायर करना होगा जो ज्यादा क्रिएटिव हो, तो नेशनल न्यूज़पेपर में देंगे। लोकल न्यूज़पेपर कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है, नेशनल न्यूज़पेपर ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लोकल न्यूज़पेपर जो है वो लोकल लोग ज्यादा देखते हैं। तो अगर जॉब ऐसी है कि आपको हैदराबाद का बंदा चाहिए, सिर्फ आप पे देंगे, घर वर कुछ भी नहीं देंगे, आप ट्रेवलिंग कॉस्ट भी नहीं देंगे, पे भी कम है, तो फिर लोकल न्यूज़पेपर अच्छा है। नेशनल न्यूज़पेपर में ज्यादातर वो जॉब्स दी जाती हैं जो हाई लेवल की होती हैं, बड़े लेवल की होती हैं, या बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग चाहिए होते हैं, वो आप देते हैं। स्पेशलिस्ट मैगजीन क्या है, कुछ मैगजीन होते हैं जो एक खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा रीडर डाइजेस्ट, बच्चों के लिए बनता है ना। आपने पढ़ा होगा यंग वर्ल्ड, डॉन में आता है हफ्ते के दिन।
तो ये कहलाता है स्पेशलिस्ट मैगजीन। आपने अगर कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हो तो स्पाइडर मैगजीन है। हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स के नाम से एक मैगजीन आता है, उसमें इकोनॉमी के बारे में बात होती है। जो लोग सीए कर रहे हैं, ऐसी सीए कर रहे हैं, उनको पता होगा पाकिस्तान अकाउंटेंट के नाम से एक मैगजीन आता है, उसमें सिर्फ अकाउंटेंसी की बात होती है। जो द स्पोर्ट्स के नाम से एक मैगजीन आता है, उसमें स्पोर्ट्स की बात होती है। पकवान के नाम से मैगजीन आता है, सिर्फ खाने पीने की बातें होती है। जो खाने के लवर है वही देखते हैं। तो अगर जॉब ऐसी है कि आपको अकाउंटेंट चाहिए, तो आप फिर ऐसी जगह पे ऐड दें जो जो अकाउंटेंट ही देखते हो। ऐसी ऐसी चीज में ऐड दें जो सिर्फ अकाउंटिंग ही गो थ्रू करते हो। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट मैगजीन ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आपको कोई स्कूल के लिए कोई क्या नाम है, ग्राफिक डिजाइनिंग बना, गेम बनानी है, आपको कोई गेम बनानी है, कोई कंप्यूटर के वाले से कोई गेम बनानी है बच्चों के लिए, तो आप ऐसी जगह ऐड दें जहां गेम डेवलपर आते हो। तो मैगजीन होते हैं, आप उनमें दे दें। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट साइट, इसमें लिंक्डइन बहुत मशहूर है। आप सबको बोलूंगा लिंक्डइन पे आप अपनी आईडी बनाएं। क्योंकि एक आईडी वो होती है जो जीमेल पे बनी होती है, एक आईडी वो होती है जो लिंक्डइन पे बनी होती है, आपकी पूरी प्रोफाइल बनती है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी हाई क्वालिटी प्रोफेशनल हैं, वो सब ट्विटर पे होते हैं और लिंक्डइन पे होते हैं। वो फेसबुक वगैरह कम यूज करते हैं, क्योंकि फेसबुक पे और खराफात ज्यादा है, ट्विटर में ऐसा नहीं है। ट्विटर में सिर्फ काम की बातें होती हैं। अच्छा जी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, कुछ एजेंसीज होती हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा लोग चाहिए तो उनका काम ही ये होता है कि आपकी वो हेल्प आउट करें, उनका काम ही होता है रिक्रूटमेंट हेल्प। तो ये लोग क्या करते हैं, आपका टाइम बहुत बचा लेते हैं। मतलब आप उनको जॉब डिस्क्रिप्शन सब दे दें, ये बाकी काम खुद कर लेंगे और आपको बंदा हायर करके दे देंगे, ठीक है ना। सो इनके पास स्पेशलिटी होती है, तो आपका टाइम बहुत बच सकता है। तो हमारे सऊदी अरब में बहुत सारी जॉब्स आती हैं। कोई बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसके लिए प्लम्बर चाहिए होगा, कारपेंटर चाहिए होगा। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 800-900 लोग चाहिए होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत सारी हैं, उनको बोलते हैं 800 बंदे चाहिए, 900 बंदे चाहिए, और वो उनको मैनेज करके दे देते हैं। सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट जॉब सेंटर्स, चाइना वगैरह में ऐसा है कि गवर्नमेंट के सेंटर्स होते हैं। अगर आपको जॉब के लिए बंदे चाहिए, आप उनको दे दें सारी डिटेल वगैरह, तो वहाँ उनके पास सारा डेटा होता है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह ओवरसीज एम्प्लॉयज के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाके अपनी सीवी आप दे दें, सब कुछ दे दें, वहाँ जॉब्स आती रहती हैं। कतर में कोई जॉब है, सऊदी अरब में कोई जॉब है, आपको मैसेज भी आ जाएगा, आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फायदा ये होता है, खर्चा कम पड़ता है। गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हमारे लोग रोजगार पे लगे। तो इसमें ये है कि अगर आपको जॉब के लिए बंदे चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, आप यहाँ रब्ता कर लें, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपने ये करना है, ये छोटा सा आपके सामने ये नजर आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी 8.2, ये आप लोगों ने करनी है। इसमें आपने ये बताना है कि अगर हम ऐड देते हैं, अच्छा, इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादातर ये होता है, या तो कंपनी की वेबसाइट यूज होती है या नोटिस बोर्ड यूज होता है। अगर छोटा सा बिजनेस है फिर तो बोल देते हैं भाई। यानी जैसे अगर एक छोटा सा बिजनेस है, एक ही ब्रांच है उसकी, और कोई ब्रांच नहीं है, और 100-200 के करीब एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई बंदा चाहिए, तो एक सिंपल सा मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है, या इनफॉर्मली स्टाफ को बोल दिया जाता है कि भाई इस तरह की जॉब है, आप में से कोई इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अगर एक बड़ा बिजनेस है हाई लेवल का, सिटी स्कूल हो गया, बेकन हाउस हो गया, स्टील मिल हो गया, पीआईए हो गया, और आपको अपने बिजनेस से ही बंदा चाहिए, तो आप कंपनी की वेबसाइट भी देख सकते हैं, या आपका न्यूज़ लेटर हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट न्यूज़ लेटर निकालती हैं, आप उसमें दे सकते हैं। आप नोटिस बोर्ड में, जहां एम्प्लॉय रोज आ रहे होते हैं, एक नोट, जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। ठीक है, कभी आप जाइएगा, आपको नजर आ जाएगा, स्टाफ रूम में नोटिस बोर्ड होता है जहां एम्प्लॉयज काम करते हैं। आप नोटिस बोर्ड में लगा लें किस तरह के एम्प्लॉय की जरूरत है, जो इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर ले। तो अंडर रिक्रूटमेंट में हम नोटिस बोर्ड यूज करते हैं। आपने क्या काम करना है, अपनी सोच, वेबसाइट वगैरह सब चीजें देख के एक एक एडवांटेज, एक एक डिसएडवांटेज बताना है, और एग्जाम्पल ऑफ जॉब सुटेबल, हम कौन सी जॉब का एड कहाँ देंगे ये बताना है। पढ़ भी लीजिएगा। तो ये आज आपका काम है, ठीक है ना। इसके बाद जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा।